हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए भाई, उम्मीद कर रहा है बहुत अच्छे होंगे। दिवाली बहुत अच्छे से निकली होगी और अगली जो दिवाली हो आपकी वो बहुत अच्छी हो, आपके पास उसमें पैसा हो, नौकरी हो और साथ ही आप जो पटाखे दगाएं वो अपनी सैलरी से दगाएं, अपने पैसे से दगाएं तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, यही हम लोगों की तो बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। बिल्कुल, आप जो है अगली जो दीपावली है उसमें अपने तरफ से दीपक जो है अपने पैसे से जलाएं, दिवाली के जो पटाखे हैं वो अपने पैसे से दगाएं। ये सारी चीज़ों के साथ अब हम लोग अपनी जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ। सारे देखिए 1 से लेकर 10 तक एरर हैं। ये पोर्शन मैं क्यों करा रहा हूँ, एक तो एरर्स की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी ये हमको थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या हुआ, कैसा क्या है, क्या क्या। हमें पता है कि इसमें एरर्स करनी है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे तो वीडियो छोटा रहेगा, आपको भी देखना आसान रह जाएगा। खैर, पहला क्वेश्चन, आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्विंस हिम बट फेल्ड, नो एरर। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कन्विंस हिम बट फेल्ड। इसमें कोई भी गलती आपको नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जो है गलती है ही नहीं, ठीक, क्योंकि इसमें यह था कि मैंने पूरा प्रयास किया लेकिन उसे समझाने में असफल रहा, ठीक, परंतु असफल रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें कोई भी गलती नहीं दिख रही है तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नो एरर का। खैर, सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, बीइंग वेरी लेट मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम मेरठ लास्ट नाइट। अच्छा, देखो, बीइंग वेरी लेट मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम लास्ट नाइट। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मनोज कुड नॉट रिटर्न और बैक, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। अब वो रिटर्न करे या खाली लिखा होता कुड नॉट बैक या कुड नॉट रिटर्न, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की मीनिंग सेम है। तो जब दोनों की मीनिंग सेम है तो हम एक्स्ट्रा चीज़ क्यों लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा है वही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक चीज़ को कट कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिटर्न के बाद हम लोग बैक का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। इसलिए अगर आप लिखेंगे तो बीइंग वेरी लेट मनोज कुड नॉट रिटर्न फ्रॉम मेरठ लास्ट नाइट, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सेकंड नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर, अहमद वाज प्राउड फॉर हिज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, नो एरर। अच्छा, अहमद वाज प्राउड फॉर, तो देखो यहाँ पे अगर जब हमारे पास ये लिखा हुआ है प्राउड फॉर, तो देखो एक चीज़, ये फॉर जो है ये प्रीपोजिशन है, जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ पे गलत का इस्तेमाल हुआ है। कैसे, देखो, जो प्राउड होती है उसके साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ आता है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन जो फॉर लिखी थी वो गलत है, इसकी जगह पे हमको किसका इस्तेमाल करना है, ऑफ का। तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी, प्राउड फॉर। तो यहाँ पे हमको क्या इस्तेमाल करना है, ऑफ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको ऑफ का इस्तेमाल करना है और यही सही होगा, फॉर नहीं, क्योंकि प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ठीक, ये याद रखना। क्या हो जाएगा, अहमद वाज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, तो ये सही हो जाएगा। चलिए, प्लीज सेंड दिस पार्सल एट माय न्यू एड्रेस। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्लीज़ सेंड दिस पार्सल एट माय न्यू एड्रेस, ठीक, इसका अगर हम लोग हिंदी अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कृपया भेज, मतलब ये जो पार्सल है मेरे नए पते पर भेज देना। कृपया या नया, मतलब कृपया या पार्सल मेरे नए पते पर भेज देना, ठीक। तो अगर उस तरीके से देखें तो यहाँ पे ये एक चीज़ लगी हुई है एट, क्या लगा हुआ है, एट, यहाँ पे ये गलत हुआ है, ठीक, क्योंकि जब भी कभी होता है सेंड, सेंड के बाद क्या आता है, सेंड टू, क्या होगा, सेंड टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माई न्यू एड्रेस, यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा आपका जो एट लिखा हुआ है। चलिए, फिर 5 नंबर देखेंगे, ही, यू एंड आई। पहली बात तो एक चीज़ ये याद रखना, इसका सेटअप ही गड़बड़ है। क्या लिखा हुआ है, इसका सेटअप ही गड़बड़ है। इसको हम लोग लिखते हैं हमेशा 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 3 1 लिखा हुआ ये गलत है, क्योंकि ही, यू, आई ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है। लेकिन हमारा जो नियम होता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू, ही एंड आई, तो ये गलत हो जाएगा। ये बहुत सरल था, बहुत ज़्यादा सरल था, इनका सीक्वेंस गड़बड़ है। सीक्वेंस 1 2 3 के फॉर्म में होना चाहिए था। किसके फॉर्म में होना चाहिए था, 1 2 3 के, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड लास्ट में थर्ड पर्सन, ठीक है। सबसे सरल अब तक का एरर था, ही इज़ अ ऑनरेबल मैन, नो एरर। क्या लिखा हुआ है, ही इज़ अ ऑनरेबल मैन। तो ऑनरेबल का मतलब क्या होता है, सम्मानित,
कि वह एक सम्मानित व्यक्ति है। तो यहाँ पे जो है गलती अगर देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग तो गलती है, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए का प्रयोग गलत है, क्योंकि ऑनरेबल में अ निकल के आता है आ, और हमारा ये क्या होता है, ये बॉबल्स बनते हैं, और बॉबल में क्या आता है, हमेशा एन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, एन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज एन ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे ए की गलती है, ये इसकी जगह पे एन का इस्तेमाल होगा और ये सेकंड नंबर में गलती मिल जाएगी। खैर 7 नंबर देखिए, सॉरी, द स्टेटमेंट made by the writer, the statement made by the writer appears to be incorrect as Dr. Zakir Hussain was not born in Allahabad। अच्छा देखो यहाँ पे अगर जो जिस तरीके से ये लिखा हुआ है कि द स्टेटमेंट की अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है कि ये जो कथन है लेखक के द्वारा असत्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन इलाहाबाद में पैदा नहीं हुए थे। कुछ इस तरीके से बनना चाह रहा है। और इसमें अगर इंग्लिश को इसको देखें तो द स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट एज डॉक्टर हुसैन वाज नॉट बोर्न इन इलाहाबाद। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रही, तो ये सही हो जाएगा। खैर 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, अ ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल फॉर हिज ओन कंट्री। क्या लिखा हुआ है, अ ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल फॉर हिज कंट्री। देखो यहाँ पे जो लॉयल लिखा हुआ है, लॉयल फॉर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉयल फॉर, तो इसके साथ में क्या हुआ है, फॉर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉयल का मतलब होता है ईमानदार, निष्ठावान, या जो जिसका सब कुछ उसके लिए कुर्बान कह सकते हैं। वैसे लॉयल तो वही होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, लॉयल टू का। क्या हो जाएगा, लॉयल टू का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे फॉर की गलती है, और ये फॉर की जगह पे हमको क्या इस्तेमाल करना है, टू का इस्तेमाल करना, और यहाँ पे ये सेकंड नंबर में गलती हो जाएगी। तो आपको क्या मिल जाएगा, अ ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल टू हिज ओन कंट्री। यहाँ पे सेकंड नंबर में गलती हो जाएगी। चलिए भाई 9 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, ही इंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो। अच्छा अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ही इंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो, कि वह कमरे में खिड़की से घुसा। कहाँ से घुसा, खिड़की से घुसा। तो फ्रॉम फिर यह है यहाँ पे प्रीपोजिशन गलत हो जाएगी, क्योंकि खिड़की से घुसा तो क्या हो जाएगा, खिड़की के द्वारा, मतलब खिड़की से जब घुसता है तो खिड़की को क्रॉस करते हुए घुसेगा ना, तो उसके द्वारा घुसेगा। तो यहाँ पे थ्रो का इस्तेमाल हो जाएगा, THROUGH। किसका, तो ये प्रीपोजिशन फ्रॉम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये खिड़की हमारी बनी हुई थी, ठीक है, ये खिड़की बनी हुई है, तो वो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके एक इंसान था जो कि इस तरीके से घुसा, तो इसके अंदर निकलते हुए घुसेगा ना, इसके अंदर जाते हुए जाएगा। थ्रो द विंडो, थ्रो द डोर, इस तरीके से कहा जाता ना, तो यहाँ पे ये इस्तेमाल हो जाएगा थ्रो। तो यहाँ पे क्या, फ्रॉम की जगह पे THROUGH, ठीक, ये थ्रो, थ्रो द विंडो। तो यहाँ पे गलती किस में हो गई, सी ऑप्शन में, यही गलत हो जाएगा। खैर लास्ट को जो है हमारा प्रीपोजिशन का देखते हैं क्या लिखा, प्लीज गिव मी 2 डजन्स बनाना एंड अ पीस ऑफ कोकोनट। तो देखो यहाँ पे जो भी दे रखा है डजन, डजन्स बना दिया। डजन्स नहीं होता हमेशा, जब 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, डजन इज द यूनिट। डजन क्या है, एक यूनिट है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हम लोग अपने तरफ से उसको प्लूरल बनाना, तो ये नहीं हमने कर दिया, अरे भाई 1 डजन है तो 1 डजन हो जाएगा, 2 डजन है तो 2 डजन हो जाएगा। जब उसने साफ साफ लिख ही रखा है प्लीज गिव मी 2 डजन बनानास, तो जब 2 डजन हो गया तो डजन्स बनाना क्या जरूरी है, डजन्स थोड़ी ना हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे डजन्स की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग नहीं मतलब सिर्फ आगे एक तो एपोस्ट्रॉफी के साथ इन्होंने लगा रखा था। एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, क्या मतलब होता है, का मतलब होता है। जब एपोस्ट्रॉफी के साथ कोई चीज़ एस लगी होती है, जैसे रामास ब्रदर, तो राम के भाई या राम का भाई, तो वहां पे का शब्द होता है। एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का। तो यहाँ पे जो डजन शब्द लिखा हुआ है, डजन अकेला रहना चाहिए था, डजन्स नहीं होना चाहिए था, यही गलती हो जाएगी। और ये गलती आपको बी पोर्शन में दिख रही है, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। खैर अगले पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पे 11 से लेके 20 तक जो है हमको कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स दे रखे हैं, ठीक है, इसको फॉलो करने हैं और इनके आंसर्स देने हैं। लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन शाउटेड द टॉप ऑफ देयर वॉइस, मतलब जो बच्चे थे वो चिल्ला रहे थे अपनी पूरी, जितनी तेजी से चिल्ला सकते हैं, अपनी वॉइस की जो क्वालिटी थी तेजी से चिल्लाने की उसमें, ठीक। तो द चिल्ड्रेन शाउटेड द टॉप ऑफ देयर वॉइस इन
एट वन सॉरी ऑन या फॉर। तो देखो अगर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो जो साउटेड होता है उसके साथ तो एट का इस्तेमाल होता है, तो साउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, तो यहाँ पे इसलिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्या लिखा हुआ है, आई प्रीफर चेस कैरम, तो मैं कैरम की अपेक्षा चेस जो है प्रीफर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देन, टू, फॉर, फ्रॉम, आई प्रीफर देन कैरम। अब यहाँ पे देन का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों के बीच में तुलना नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हाँ हम उससे ज़्यादा उसको पसंद करेंगे उसको, तो वो तुलना है लेकिन ये उस तरीके से वो तुलना नहीं है जो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, डिग्री के साथ में यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें हम लोग देन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है टू का इस्तेमाल बिल्कुल हो जाएगा कि मैं इससे ज़्यादा इसको पसंद करूँगा या इससे इसको आगे रखूँगा। ठीक, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखते जो 5 शब्द हमारे कहे गए हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और प्रीफर, इनके बाद क्या आता है हमेशा, इनके बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और प्रीफर, इनके बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि ये लैटिन भाषा के शब्द हैं और इनको जब भी कभी हम लिखेंगे तो हमेशा प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करेंगे। आई प्रीफर चेस टू कैरम। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जॉन वॉज लेटर ब्लेम्ड, जॉन वॉज लेटर ब्लेम्ड द एक्सीडेंट, जॉन वॉज लेटर ब्लेम्ड किसके लिए, तो वो एक्सीडेंट के लिए ब्लेम किया होगा, और के लिए प्रीपोजिशन कौन सी आती है, तो फॉर आती है, फॉर हो जाएगा यहाँ पे, ये सरल था। द एग्ज़ाम एट 10 AM टुमारो, तो क्या होगा, एग्ज़ाम कल शुरू होगा 10 बजे से, कल 10 बजे से एग्ज़ाम शुरू होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा ना, परीक्षा कल 10 बजे से शुरू होगी, तो जब शुरू होगी तो इसका मतलब बिगिन होगी। अब यहाँ पे जो है हमारे सामने क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे यानी कि प्लूरल सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, द एग्ज़ाम बिगिन्स, तो बिल्कुल बिगिन्स हो जाएगा। अब बाकी यहाँ पे बिगिन लिखा हुआ है, वो सेकेंड मतलब प्लूरल फॉर्म में एग्जाम्स होता तो बिगिन आ जाता, एग्जाम्स होता तो बिगिन आ जाता। चलिए 15 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सॉरी, इफ़ आई हैड नोन इट वॉज योर बर्थडे आई बेक्ड अ केक, इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा बर्थडे था तो मैं क्या करता, केक तैयार कर लेता। तो आपको पता है जब भी कभी इफ़ के साथ में हमारा कोई सेंटेंस मतलब स्टार्ट होता है तो आपको पता है कि इस वाले जो पैटर्न होता है इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आता है और लास्ट वाला जो सेंटेंस आता है वो वुड हैव के साथ आता है। किसके साथ, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बेक्ड तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आई के बाद हमें वुड हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये लिखा क्योंकि इफ़ के साथ हैड यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में था और पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो अगला सेंटेंस वुड हैव में जाएगा, तो यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लेट अस नॉट फाइट पिटी प्रॉब्लम्स, मतलब हम लोग लड़ाई को छोड़ते हैं और ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं इनके पीछे जो लड़ाइयाँ हैं इनको छोड़ते हैं। हमें मतलब इनका कहना ये है, ऐसे कह सकते हैं कि इन छोटे मोटे मामलों के पीछे हमको नहीं लड़ना चाहिए। तो जो खाली जगह है इस पर हमें क्या भरना चाहिए, तो मामलों पर या इन मामलों में मतलब नहीं लड़ना चाहिए, तो मामलों पर होगा ना, और पर के लिए आपको पता है हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, ऑन का। लेकिन ऑन तब होता है जब हम उसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं, ऑन का मतलब है ऑन स्टेशन, बुक ऑन टेबल, तो टेबल के ऊपर बुक रखी होती है तो वो चीज़ अलग हो जाती है। यहाँ पर मुद्दों की बात हो रही है तो मुद्दों में अगर पर शब्द आएगा तो इसका मतलब ओवर होता है कि हमें उनके ऊपर नहीं लड़ना चाहिए, तो यहाँ पे हमेशा प्रीपोजिशन ओवर का इस्तेमाल करेंगे और ये ओवर बिल्कुल सही हो जाएगी। 17 नंबर, माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर 2 चिल्ड्रंस अराइव्ड, माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर 2 चिल्ड्रन, मेरी बहन 2 बच्चों के साथ यहाँ आने वाली है। कुछ इस तरीके से ही तो बनेगा कि मेरी बहन अपने 2 बच्चों के साथ आ चुकी है, क्या हो जाएगा, आ चुकी है। और जब आ चुकी है अच्छा अराइव्ड लिखा हुआ है, हाँ सॉरी यहाँ पे अराइव्ड लिखा हुआ था तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो माई सिस्टर अलॉन्ग विद हर 2 चिल्ड्रंस क्या हो जाएगा, हैव अराइव्ड, क्यों नहीं, माई सिस्टर की बात कर रहा है यहाँ पे, हर 2 मतलब विद हर 2 चिल्ड्रंस वो अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे। 18 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यू हैव नो टू ऑर्डर मी, यू हैव नो क्या हो जाएगा, अथॉरिटी, ऑथर, परमिशन
ऑडिसिटी। तो क्या हो जाएगा, तुमको कोई भी क्या है, अधिकार नहीं है मुझे आदेश देने का। तो अधिकार का यहाँ पे अथॉरिटी होता है और अथॉरिटी ही यहाँ पे सही होगा। बाकी ऑथर तो लेखक के लिए कहा जाता है, परमिशन का अनुमति होता है, और ऑडिसिटी का मतलब जो लिखा हुआ है वो दुस्साहस होता है। तो दुस्साहस का कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पे आपको कोई अथॉरिटी नहीं है, यानी कि कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझे डांट सकें। चलिए 19 नंबर, द थीफ विद द ऑर्नामेंट। तो थीफ जो था जो चोर था गहनों के साथ, क्या हो गया था, गहनों के साथ वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा ना, भाग जाएगा। भाई चोर रुकेगा थोड़ी ना, वो तो चोरी करेगा, भाग जाएगा। तो चोर जो है वो गहनों के साथ भाग गया, ये कहा जाएगा ना, खाली जगह में हमको यही तो लेना है। द थीफ विद ऑर्नामेंट क्या होगा, चोर जो है वो गहनों के साथ भाग गया। अब देखो मेड अवे, अवे लोग सोचते हैं भाग जाने में अवे का इस्तेमाल होता है, नहीं। जब हम लोग किसी चीज़ से दूर होते हैं तो उसके लिए ऑफ का इस्तेमाल होता है, OFF। तो यहाँ पे जो चोर होगा वो मेड ऑफ विद द ऑर्नामेंट, यानी कि वो चोर जो है वो भाग गया गहनों के साथ। ठीक, तो मेड ऑफ का मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, और मेड ऑफ का मतलब होता है भाग जाना। चलिए खाली जगहों में जो लास्ट हमारी खाली जगह है इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मैनेजर गेव दिस टू दी प्रपोजल। मैनेजर गेव दिस टू दी प्रपोजल, यानी कि प्रबंधक जो था उसने प्रदान किया अपनी अनुमति। अपनी अनुमति किसके लिए प्रदान की, उसके प्रस्ताव पर। अनुमति मतलब प्रबंधक ने प्रदान किया अपनी अनुमति उसके प्रस्ताव पर। तो उसके प्रस्ताव पर क्या हो जाएगा, तो देखो कांस्टेंट, एक्सेंट, अच्छा एसेंट, एक्सेंट और सोत। तो देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उसके मतलब जो है उसने उसको अनुमति दे दी। ठीक, तो यहाँ पे ये तो सही हो जाएगा। फिर बच्चा जो एक्सेंट लिखा हुआ ACCENT, इसका मतलब होता है उच्चारण। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस एक्सेंट में मत बोलो, उस एक्सेंट में मत बोलो, इसमें तो जो लिखा हुआ एक्सेंट, जो दूसरा एक्सेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊपर जाना होता है या चढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, जो सोथ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आरामदायक। तो मैनेजर गेव दिस कांस्टेंट टू द प्रपोजल, तो यहाँ पे यही सही हो पाएगा। फिर और तो कोई ऑप्शन इसके साथ में खाली जगह में नहीं बनना है। चलो फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर में, ये हमें कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं और इनके जो है सिनोनियम और एंटोनियम बताना है। तो देखो अल्टरनेटिव तो इसका मतलब सिनोनियम है। तो देखो 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूटाइल लिखा हुआ है। फ्यूटाइल का मतलब होता है जो बेकार होता है, व्यर्थ होता है। क्या होता है, व्यर्थ। ठीक है, ये व्यर्थ होता है या कह सकते हैं बेकार। ठीक है, तो फ्यूटाइल बेकार, व्यर्थ, ये सब चीजें। तो फिर उसका मतलब फ्रूटफुल, तो फ्रूटफुल का मतलब होता है जो लाभदायक होता है। डिफिकल्ट मतलब कठिन। यूजलेस बिल्कुल जो बेकार होता है, व्यर्थ होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो उपजाऊ होता है, जो काम की चीज हो सकती है, ये भी कह सकते हैं। डिसगस्ट, क्या लिखा हुआ है, डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब होता है बेकार, घृणास्पद, जिसको हम नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पे घृणास्पद हो जाएगा। ठीक है, घृणास्पद, इसका मतलब होता है डिस्गस्ट का मतलब घृणास्पद, मतलब जो जिसे हमें जो बिल्कुल नहीं पसंद, वो कह सकते हैं। और सिनोनियम इसका क्या हो जाएगा, क्लॉथिंग। क्लॉथिंग का मतलब होता है भाई, क्लॉथ का मतलब कपड़े होते हैं, तो वही जो पोशाक कह सकते हैं, कपड़े भी कह सकते हैं। फिर जो लोथिंग लिखा हुआ है, लोथिंग का मतलब क्या होता है, जो हमें सॉरी, जो हमें बिल्कुल ना पसंद हो, तो घृणास्पद ये भी हो जाएगा। मिसट्रस्ट का मतलब क्या होता है, जिस पे हम अविश्वास, यानी कि जिस पे हमें विश्वास नहीं होगा। डस्ट का मतलब धूल होता है, तो यहाँ पे सेकंड ही ऑप्शन सही हो पाएगा। 23 नंबर क्या लिखा हुआ है, इनमिटी लिखा हुआ है। इनमी का मतलब दुश्मन होता है, तो यहाँ पे दुश्मनी हो जाएगा। ये हमारा एक तरीके का एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर इरिटेशन, इरिटेशन का मतलब परेशान, चिड़चिड़ा, चिढ़ाना, या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, चिढ़ना कह सकते हैं। फिर ऑफुल, ऑफुल का मतलब डरावनापन होता है। फिर ऑडेसिटी का मतलब हम लोग अभी बात कर चुके थे कि दुस्साहस होता है। फिर बचा होस्टाइल, होस्टाइल का भी मतलब शत्रुता होती है, दुश्मनी होती है। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग सिनोनियम में बिल्कुल ले लेंगे। चलो फिर आगे 24 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है मितव्ययी, कंजूस कह सकते हैं। क्या होता है, कंजूस। इकोनॉमिकल का मतलब मितव्ययी या कंजूस, जो पैसा नहीं खर्च करता है। ठीक, फिर हमको विलोम बताना है, तो जो बहुत खर्चीला होगा तो एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला हो जाएगा। स्टिंकी, स्टिंकी का मतलब जो स्टिंगी लिखा हुआ है, इसका भी मतलब कंजूस होता है। प्रॉस्पेरियस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रॉस्पेरियस लिखा हुआ है। इसका मतलब समृद्धि कारक होता है, जिसके पास जो कह सकते हैं बहुत पैसा, उन्नतिशील भी कह सकते हैं। बेनिवोलेंट का मतलब दयालु होता है, परोपकारी होता है, उदार हृदय वाला होता है। ठीक, 25 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, वीरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वीर। वीरी मतलब क्या होता है, थका हुआ। क्या होता है, थका हुआ।
ठीक है। वियरी का मतलब होता है थका हुआ। अब शक्तिहीन भी इसका एक शब्द हो सकता है, मतलब थका हुआ है तो सिंपल सी बात, उसके पास तो शक्ति ही नहीं बची होगी, तो वो शक्तिहीन भी हम लोग इसको ले सकते हैं। फिर ट्रीसम लिखा हुआ है, टायरसम लिखा हुआ, टायरसम, हाँ टायरसम का भी मतलब क्या होता है, थका हुआ, तो ये तो सिनोनियम बन गया, तो हम लोग इसको तो ले नहीं सकते हैं। फिर एनर्जेटिक, बिल्कुल थका हुआ तो होगा, जिसके अंदर एनर्जेटिक आ जाएगा तो बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्साह से भरा हुआ, ये नहीं हो सकता, मतलब यही होना चाहिए, क्योंकि विलोम बताना है, थका हुआ उत्साह से भरा हुआ बिल्कुल हो जाएगा। यूज्ड का मतलब तो जो प्रयोग किया गया होता है, और टॉर्न का मतलब होता है पकड़ा हुआ। ठीक है, चलिए, तो जो आज की हमारी दोस्तों क्लास थी वो देखिए यहीं पे समाप्त होगी, और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी तक की जितनी भी पीडीएफ थी सारी टेलीग्राम पे डाली जा चुकी हैं, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम की पीडीएफ जरूर ले लिया करें, बाद में इसको रिवीजन कर लिया करें, आपका ही इसमें फ़ायदा होगा। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।